जी। सबसे पहले हम राज जी का क्वेश्चन लेते हैं। जी राज जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग इनबॉर्न टैलेंट चार्ट में कैसे देखते हैं, मुझे हेल्प कर दीजिए। दो तीन तरीके हैं। टैलेंट दो तरह का होता है। एक टैलेंट वो होता है जो हमें खुश करता है अपने अंदर से। किसी को बुक राइटिंग का टैलेंट है, किसी को ड्राइंग का टैलेंट है, किसी को म्यूजिक बजाने का टैलेंट है, कोई अपना बाथरूम सिंगर है, पर उसको लगता है कि वो सिंगर है। समझो बात। बेशक वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा। समझ गए बात को। दूसरा टैलेंट होता है प्रोफेशन का टैलेंट। यानी कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आपको आपको पैसा कमाने में आपकी हेल्प करे। वर्क के अंदर आपका कौन सा टैलेंट है। जैसे कुछ लोग सेल्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग कैमरे को फेस करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बार्गेनिंग करने में के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिमाग फाइनेंस में बड़ा अच्छा काम करता है। ये सारे जो टैलेंट हैं ये हमारे वर्क रिलेटेड है। और कभी कभी, क्या अक्सर, दोनों तरह के टैलेंट एक इंसान में मिलना बहुत स्वाभाविक और सरल है। मतलब ऐसा नहीं दुर्लभ है, स्वाभाविक और सरल है कि एक आदमी का खुद को खुश करने का टैलेंट अलग अलग हो सकता है। वो हो सकता है बहुत अच्छा डॉक्टर हो, पर घर पे आकर के जब वो अपने हाथ से खाना बनाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब ये खाना बनाना उसका काम नहीं है, बट उसमें टैलेंट है कि उसको जब खाना बनाता है और कोई खाता है दूसरा, तो कहता है कमाल है डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया। उसे कहेंगे ये हमारा इनर टैलेंट है। अब हम सबसे पहले वाले के टैलेंट की बात करते हैं, जिसे आपने कहा इन बिल्ड टैलेंट। इन बिल्ड टैलेंट का मतलब होता है जो कैसे डेवलप हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, इसका कोई आंसर ना हो। बचपन से ही बस वो शुरू होता है और लग जाता है, और जब वो उस काम को करने बैठता है वेरी इजीली हो जाता है। ठीक है। ये हो गया नेचुरल टैलेंट। अब ये इसको देखने का तरीका है हमारा नामांशा चार्ट। अब टैलेंट दो तरह का है इसी टैलेंट में। एक टैलेंट वो है जो बाहर का आदमी समझता है, यार ये आदमी ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, बस उसकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है। जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी हो तो कोई कह सकता है यार ये पहलवानी कर सकता है, या कोई तगड़ा आदमी हो हम कह देते हैं यार फौज में भर्ती देख सकता है, ये जिम में बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसकी शक्ल बता रही होती है भाई इसका क्या है, पर ये लोगों को लगता है। जो लोगों को लगता है वो हमारे D1 चार्ट के पंचम भाव से पता लगता है। पंचम भाव में जो भी राशि फॉल करेगी वो उसके इनर टैलेंट को बताएगी, आंतरिक टैलेंट को बताएगी। पर वो आंतरिक टैलेंट जिसको बाहर वाला आदमी समझ रहा है कि हाँ इस पे होगा टैलेंट। मान लीजिए किसी आदमी के पंचम भाव में मेष राशि है, तो वो राशि किसकी है? मंगल की।
व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति अगर मंगल से रिलेटेड कोई काम करे ना, ये बहुत इजीली कर सकता है। बाहर वाले को लगता है, उसको नहीं लगता। और हो सकता लगता हो, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब आते हैं जो अंदर का छिपा हुआ टैलेंट, वो D9 चार्ट में आ जाओ। ये वो टैलेंट है जिसको अंदर से व्यक्ति खुद महसूस करता है कि यार ये तो है मेरे अंदर टैलेंट। समझ रहे हो बात को? उसको वो महसूस करता है। वो आएगा नवमांश कुंडली के पंचम भाव से। सिंपल सिंपल स्टेप बता रहा हूं आपको। जो भी राशि पंचम भाव में फॉल कर रही है, उससे रिलेटेड टैलेंट, उस ग्रह से रिलेटेड टैलेंट उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं मिलेगा। उसके गुण मिलेंगे, स्वभाव मिलेगा, प्रकृति मिलेगी। वो उसका नेचुरल है। जैसे मेरा पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के गुणों को देगा। तो बचपन से ही, मुझे याद भी नहीं कि थर्ड या फोर्थ क्लास में होऊंगा, सबने कहना शुरू कर दिया इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। 10वीं तक आते आते पूरे स्कूल ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पक्का पेंटर बनेगा। क्योंकि पेंटिंग्स, आर्ट वर्क, मूवीज, स्क्रिप्ट राइटिंग्स, फिल्म्स के बारे में समझ रखना, मूवीज के बारे में, इनके बारे में, आर्ट के बारे में, जो भी शुक्र से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो हम महसूस करते हैं कि हाँ भाई ये बात तो ठीक कह रहा है बंदा। अब जरूरी नहीं कि ये टैलेंट हमारा साथ दे ही दे। कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक पैसे की भी गारंटी नहीं है इस बात की कि वो हमारा साथ दे। अब आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, साथ कौन सा टैलेंट देगा धन कमाने में, वो D10 चार्ट में चले जाओ। D10 चार्ट के पंचम भाव में जो राशि फॉल कर रही है, वो उस व्यक्ति का वर्क का नेचुरल टैलेंट है। जैसे मेरे D10 चार्ट में गुरु की राशि फॉल कर रही है, तो गुरु का काम, बेशक मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, बेशक मुझे ड्राइंग पेंटिंग्स का बड़ा शौक रहा है और मुझे वो काम आते हैं, बेशक मैं किसी स्टोरी को लिख सकता हूँ, किसी स्टोरी को बोल सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ, परंतु जो गुरु का जब काम मैं करूंगा, मीन्स टीचिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, किसी भी आदमी को समझा देना, किसी आदमी को पढ़ा देना, ये मेरा नेचुरल टैलेंट है। किसमें? वर्क रिलेटेड। इसलिए मेरी पहली जॉब टेक्निकल पर्सन होते हुए भी कॉलेज में लगी, एज ए टीचर। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट जो जॉब लगी, वो एज ए टीचर लगी। और वहां से ऑटोमेटिक एहसास होता है कि मैं ट्रेनिंग देने में, टीचिंग करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं एज कंपेयर टू जिस चीज की मेरे पास एक्सपर्टीज थी, जिस चीज के पास हमारी जिसकी हमने पढ़ाई पढ़ी, उस चीज का टैलेंट नहीं था। कि मशीनों पे काम करना, क्योंकि मैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर था, मेरी क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन इंजीनियर की थी, मैकेनिकल में, पर वो मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं था। एजुकेशन थी, टैलेंट नहीं था। टैलेंट गुरु से रिलेटेड था। जब मैं गुरु से रिलेटेड काम करता हूं, आई फील कंफर्टेबल। जब मैं मशीन से रिलेटेड काम करता हूं, तो मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूं। हो गया सिंपल। तो ये नेचुरल टैलेंट्स, इनबिल्ड नेचुरल टैलेंट्स व्यक्ति के पंचम भाव से आते हैं।
इवन आप अपने पिताजी का भी नेचुरल टैलेंट समझ सकते हैं, अपनी माताजी का भी नेचुरल टैलेंट समझ सकते हैं। हमारे ज्योतिष में, खास करके वैदिक ज्योतिष में, बहुत डेप्थ तक यू कैन गेन द नॉलेज। बस आपको स्टेप्स लगाने सही आने चाहिए। स्टेप्स लगाने सही नहीं आए, वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे हम में से कोई व्यक्ति बोल सकता है कि जी मेरे कुंडली में पंचम भाव में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है, उससे रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं, या D10 से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं मिला। अब आगे का स्टेप तो हमने बताया ही नहीं, डिस्कस नहीं हुआ। हमने इतना सुना जल्दी में और लिखा और कहते लो आज तो आ गया। अब जब खुद के पे लगाने लगे पता चला हुआ ही नहीं, क्योंकि जो आगे स्टेप लिखे हैं अक्सर ज्योतिष में वो गौण हो जाते हैं। या तो उनको बताया नहीं जाता या समझा नहीं जाता, दोनों ही बातें। या कभी कभी ये ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में और टाइम के चक्कर में और फीस को कम करने के चक्कर में क्या होता है कि आदमी अपना सिर्फ जो बोला है वो काम पूरा करना चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा सर्वोत्तम है, क्योंकि ना गुरु को सिलेबस कराने की जल्दी है, ना शिष्य को भागने की जल्दी है। एक बार गुरु बना लिया सो बना लिया, ना वो भागेगा ना वो उसको छोड़ के भागेगा। ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जैसा मर्जी ले लो, जहां पे फीस सर्वोपरि है कि भाई इतना पैसा दिया है तो इससे इतना लेना है, और वो भी ले नहीं पाते क्योंकि हो सकता है सामने वाले को आता ही ना हो, फिर वो देगा क्या, ये भी समस्या हो सकती है। या जहां पर टाइम बाउंड काम है वहां पर वो मेन मेन टर्म्स करवा दी जाती हैं, स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि हमें आ गया, पर आता नहीं। और कई बार जोश में स्टूडेंट कहता है मैं भी गुरुजी की तरह टीचर बन जाऊं, सबसे बेस्ट है। पांच अपने मोहल्ले के लड़के लड़कियां बिठा लिए अपने ऑनलाइन और अपने पर देना शुरू कर दिया प्रवचन। अब वहां से कोई इंटेलिजेंट आदमी मिल गया, उसने आप जैसा क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके सिर के ऊपर मच्छर मंडराने लगेंगे। शाम के समय मंडराते ना, क्योंकि उसने आगे के स्टेप पढ़े ही नहीं, वो उन बातों का जवाब नहीं दे सकता। तो पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ज्योतिष सीखते समय। इसलिए आस्था, विश्वास, धैर्य, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छा ज्योतिष बनने के लिए। अगला स्टेप क्या है, ये देखो, जो पंचम भाव का स्वामी है इसकी प्लेसमेंट क्या है, इसमें दम भी है कि नहीं है। कल को वो ग्रह कमजोर पड़ गया किसी भी कारण से तो क्या होगा, वो इनबिल्ड टैलेंट उसे कभी दिखाई नहीं देगा। इनबिल्ड टैलेंट नहीं दिखाई देगा। अगर D10 चार्ट में मेरा शुक्र उच्च का ना हो, क्योंकि मेरा शुक्र D10 चार्ट में उच्च का एग्जॉल्टेड है, तो वो क्या करेगा, उस शुक्र का गुण तो देगा ना, किसमें, काम करने में। शुक्र का जो गुण है वो जो आप देखेंगे आर्ट, फाइन आर्ट और ये सब चीज, स्टोरी टेलिंग और ये सब पढ़ना, मूवीज। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि जो मैं लिखता था तो लोगों को, मेरे दोस्तों को लगता था कि ये बहुत अच्छा स्टोरी लिख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो मुझे लगता था मैं शायद फिल्म की स्टोरी ही लिख दूंगा, वो लगता था। अब समझ में आता है वो मुझे क्यों लगता था, क्यों मुझे लगता था कि मैं फिल्म बना सकता हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मैं कैमरे को बहुत अच्छे ढंग से फेस कर सकता हूँ। ये जो लगते वाली बातें, अगर जब तक हम ज्योतिष में नहीं जाते तो हमें लगता है ये सिवाय दिमाग खराब करने के कुछ नहीं। कहते हैं ना वहम है इस आदमी को, तो वहम क्यों लगता है मुझे, क्योंकि उस शुक्र की वजह से वहम लगता है।
पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो बलाबल देखना बहुत जरूरी है। आपके अंदर का टैलेंट, उसका पंचम का लॉर्ड देखो नवमांश में क्या प्लेसमेंट है। लगन का टैलेंट, यानी बाहर वाले को कितना लगता है। हो सकता है बाहर वाले को जो आप बोल रहे हो वो लगे ही ना। आप कहो कि मैं तो ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, सामने वाला के साथ बकवास मारता है, ये दिमाग खराब है इसका, कुछ नहीं कर सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ ये काम कर ही नहीं सकता। सामने वाला गारंटी ले लेता है आपके नाम पर। यानी कि आपका पंचम भाव सही नहीं बैठा उसका लॉर्ड, इसलिए वो गारंटी ले रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। सामने वाले आपके टैलेंट को टैलेंट ही नहीं मान रहा, वो आपके काम को लेबर क्लास काम मान रहा है। वाई? ऐसा क्यों? आपके काम को सामने वाला टैलेंट माने, उसके लिए पंचम भाव का लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनियों में काम करने वाले इस बात को बड़ा बोलते हैं, हम बहुत काम करते हैं। बॉस है कि मानता ही नहीं, वो कहता है बकवास काम है, किसी और को आगे दे देता है। उन्हें लगता है चापलूसी की वजह से आगे बढ़ गया दूसरा, मैं चापलूसी नहीं करता। और उनका तकिया कलाम है साहब, झुकेगा नहीं है वो, यार पुष्पा झुकेगा नहीं है, फ्लावर समझा है क्या। वो उस एटीट्यूड में रहते हैं। परंतु वास्तविकता दूसरी है। वास्तविकता तो पंचम भाव में छिपी हुई है। पंचम भाव जितना स्ट्रांग होगा, सामने वाला आपके टैलेंट को दूर से देखते ही नतमस्तक हो जाएगा और आपको मोटिवेट करेगा। आप कर सकते हो, आप अचीवर हो, यू कैन डू इट। ये पंचम भाव से आता है। इसीलिए तो कहते हैं खिलाड़ी बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए और नेता बनने के लिए पंचम भाव का पावरफुल होना जरूरी है ना। अगर मैं कहूं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं, वो मान लेंगे यहाँ लड़ मरेगा ये, और लड़ेगा ही नहीं और ढंग से लड़ेगा ये। क्यों ऐसा टेल? क्योंकि पंचम भाव पावरफुल है। रीजन समझो, फिफ्थ हाउस पावरफुल है और पंचम भाव ही कॉमन सेंस का भाव है। मैं अक्सर कहता हूं ज्योतिष में कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यानी कि एक प्रकार से इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं, एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन तो इंपॉर्टेंट है, पंचम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पंचम भाव की पावर के एक अच्छा व्यक्ति एक नामी ग्रामी ज्योतिषी कैसे बन जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और सब लगे पड़े हैं अष्टम भाव के चक्कर में। ये स्टेप्स की कमियां होती है। ये अष्टम भाव ज्योतिषी बना देगा, कैसे बना देगा? पंचम भाव बिगाड़ के देख लो, पता चल जाएगा उसको कितने दिनों बाद ज्योतिषी बनेगा। कितना लगा रहता है, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 15 साल बाद भी उसको समझ नहीं आता कि मुझे किस कुंडली को टैकल कैसे करना है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई। फिफ्थ हाउस सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन सेंस का खेल है। नॉलेज के साथ साथ इसमें कॉमन सेंस का बहुत उपयोग होता है। एक आदमी अगर आके कहता है 20-25 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, और फिर वो पूछता है आचार्य जी मैं कार ले लूं क्या, अगर मैं उसके लिए भी चौथा भाव देख रहा हूं तो इसका मतलब कॉमन सेंस की कमी है। अरे 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की वो ले सकता है भाई। अब उसको ये समझना पड़ेगा, क्या ये दशावेश है? नहीं। कुंडली में जो ग्रह या जो भाव एक्सीड कर जाता है, वो दशा का गुलाम नहीं होता।
मैक्सिमम चीजें आपकी कुंडली में दशाओं की गुलाम होती है। यानी दशा चाहेगी तो काम होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, बिगाड़ देगा। पर दशा का गुलाम केवल वो ग्रह या वो भाव होता है जो कमजोर होता है या नॉर्मल होता है। जो भी पावरफुल हो जाते हैं वो दशा के गुलाम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पंचम भाव स्ट्रांग हो जाए तो हम कहते हैं ये पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल भाव है। अगर एक बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, वो आता है 98 96% का बच्चा है, दशा खराब चल रही है, तो आपको क्या लगता है वो बच्चा फेल हो जाएगा? मतलब 33 नंबर लेके आएगा? पेपर बुरा आ गया, बुरे से बुरा पेपर आ गया, 40 बच्चे होंगे तो अकेला अगर पास कोई हो रहा है तो वो वही हो रहा होगा, बाकी चाहे सारे फेल हो जाओ, और दशा भी उसकी साथ ना दे बेशक, पर वो बच्चा क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, 96 नहीं आया, 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, अरे 50 आ जाएगा, पर ये नहीं होगा कि साहब 0 आ गया, 33 भी नहीं आया। ऐसा नहीं होता है। अब ये बातें पुस्तकों में नहीं लिखी हैं ज्योतिष में, और जो लिखी हैं वो घुमा फिरा के लिखी हैं। ये अनुभव से और कॉमन सेंस से पता चलता, कॉमन सेंस से पता चलता है। जैसे एक बार की बात है, एक हमारे जान पहचान के थे, बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने कहा सुबह सुबह फोन आ गया 6 7 बजे, उन्होंने कहा बाद में तो फोन मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन कराना चाहता हूँ, इसको एडमिशन मिल जाएगा क्या? अब इंजीनियरिंग तो आज के टाइम में ऐसी है, पैसा दो तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। अरे भाई उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो कौन कॉलेज नहीं देगा उसको? और ऊपर से अगला प्राइवेट मांग रहा है, कौन सा सरकारी मांग रहा है? ये जिसको भी जाके पैसा देगा वो एडमिशन ले लेगा। मैंने बिना कुंडली देखे ही मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा बच्चे का। मेरी वाइफ कहती है बोले आपने कुंडली नहीं देखी। मैं देखने की जरूरत क्या है, कॉमन सेंस। 2 दिन बाद फोन आता है, बोले जी हमारे बच्चे का तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, आपने क्या परफेक्ट बताया। अब देख लो मैंने कितना परफेक्ट बताया, इस्तेमाल कॉमन सेंस का किया। जिसकी जेब में पैसा ना हो, फिर मैं देखूं ना कि अगले का चौथा भाव कैसा है, पंचम भाव कैसा है। मुझे पता, उसने इंजीनियरिंग के बाद उसने धंधा कराना है, उसने फैक्ट्री में कंपनी में भेजना ही नहीं है उस बंदे ने, उसका अपना काम है। उसको कोई मायने नहीं रखता, उसने तो डिग्री लेनी है शादी के पर्पज से, कि कल को लड़की वाले आए तो क्या रखा है, तो कह सकते हैं कि छोरा बीटेक है, इंजीनियरिंग का रखी है लड़के ने। वो तो शादी का पर्पज है उसका, तो उसका पर्पज एजुकेशन थोड़ी है। वो अगर बच्चा टॉप भी कर जाएगा तो भी उसने अपनी बिजनेस में लेके आना, उसने उसकी मजबूरी है। ये कॉमन सेंस का विषय है, तो वो भी चीज है। और कमाल की बात, कॉमन सेंस कभी गलत नहीं जाती। अब आप कहते हो जी क्या मतलब फिर कुंडली में नहीं देखना चाहिए? आप देख लो जोर लगा करके, उसके वो योग आपको डिविजनल चार्ट्स के अंदर मिल ही जाएंगे। ये बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, मिल जाएगा बड़ा इजीली। D24 चार्ट में चले जाओ, सारा एजुकेशन से रिलेटेड आपने चार्ट देखना, D24 देख लो, हो जाएगा। पर D24 जो अभी शुरुआत कर रहा है उसको देखने की आवश्यकता है। अब हमारे जैसा आदमी D24 के जो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बहुत सी चीजें ऐसे चलती हैं, तो ये नेचुरल टैलेंट वाला बात आपकी पूरी हो गई, ठीक है। धन्यवाद सर। गहरा प्रश्न था वैसे। मनीष जैन साहब। प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम। गुरुजी, जैसे कल अपने बुद्ध का चैप्टर कर रहे थे। है जी, किसका? सर, बुद्ध का हम्म। चैप्टर कर रहे थे। जी। तो उसमें चतुर्थ भाव में आपने कहा था कि जब बुद्ध चतुर्थ भाव में आएगा तो कमजोर कहलाया जाएगा। थोड़ा सा मेरे को इसमें एक कंफ्यूजन था। मनीष जी, मैंने ये कहा नहीं, ये आपने सुन लिया। मैंने कब कहा कि बुद्ध चौथे भाव में कमजोर हो जाएगा? आप बाकी स्टूडेंट से पूछो, ये तो मैंने कहा ही नहीं। कमजोर की और ताकत की तो बात ही नहीं हुई। मैंने ये कहा, चौथे भाव में गुरु जो बुध है, वो चंद्रमा के घर में गया तो चंद्रमा को वो अच्छा फील नहीं कराएगा। चौथा भाव खुद का घर है, तो अपने खुद के घर में बहुत अच्छा महसूस नहीं करेगा। जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग में हमारी मन है, हमारी माँ है, हमारे घर का एंजॉय है, उस मामले में वो अच्छा फील नहीं करेगा। पर पैसे के मामले में, धन के मामले में मैंने अच्छा बताया है। जी हाँ। मेरी थ्योरी ही नहीं है कि मैं किसी ग्रह को किस भाव में कह के कह दूं कि साहब ये अच्छा है ये बुरा है। ये तो सिर्फ स्टूडेंट को समझाने का तरीका है, वो भी शुरुआती स्टूडेंट्स को। कोई ग्रह किसी भाव में अच्छा है या बुरा है, ये तो पूरी कुंडली देख के डिसाइड होगा। बिना कुंडली देखे कैसे डिसाइड कर दे कि किसी का चौथे भाव का बुध अच्छा है या बुरा है? तरीका ही गलत है, ये एक्चुअल तरीका है ही नहीं। ये तो क्लास में समझाने के लिए कई बार बोल देते हैं ये ग्रह इस भाव में ठीक नहीं है, उस भाव में ठीक है, फलाना है डिम्बन। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनके सूर्य सप्तम में बैठा है, मकर राशि में बैठा है। पिता का सुख, क्या ग्रेट सुख है पिता का। पिता से क्या बनती है, बाप बेटों में इशारों में बात हो जाती है। बेटा बाप का मुंह देख के समझ जाता है बाप के मन में क्या चल रही है, और बाप बेटे का मन समझ भाप जाता है। क्या गजब का कहाँ गया सारा सूत्र की सूरज शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में। भाई हमने गलत स्टेप लगा लिया। अब वो बेसिक ज्योतिष वालों को समझाया गया कि भाई शनि की जो राशि है वो सूरज की शत्रु राशि है। ये बेसिक स्टूडेंट के लिए था। अब हमें आगे भी तो बढ़ना है। जब फलित करेंगे तो क्या करेंगे? शनि की राशि में सूर्य परिपक्वता देता है। मकर राशि में जब सूरज आते हैं तो हमारे देश में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के बाद जैसे ही सूरज मकर राशि में जाता है, हमारे देश में 6 ऋतु हैं। और जिस ऋतु को ऋतु का राजा कहा जाता है, बसंत ऋतु, वो जब आती है जब सूरज शनि की राशि में होता है। बताओ है कि नहीं है बात ये? सूरज जब शनि की राशि में गोचर करते हैं तो बसंत ऋतु होती है, और शनि की राशि क्रॉस कर जाते हैं तो मौसम ही बदल जाते हैं। और बेस्ट मौसम कौन सा? बसंत ऋतु। हमारे देश में सबसे ज्यादा पाठ पूजा का महत्व बसंत ऋतु में। गुप्त नवरात्रे आते हैं बसंत ऋतु में। बसंत पंचमी आती है उसमें ही, बसंत ऋतु में। आप देखिए, अनाज पकता है। सोचिए, वो किस बात की हम वैसाखी मना, किस बात की हम, सॉरी, वो मना रहे हैं मकर संक्रांति? अन्न का, अन्न के लिए। क्योंकि अन्न पक गया, किसान खुशी व्यक्त कर रहा है कि अब अन्न पक गया, फसल कटने का टाइम आ गया। खुशहाली सबसे ज्यादा कब आती है किसान के घर में? जब फसल कटती है। पैसा तो जब आता है। तो अब इस बात का कौन जवाब दे कि सूरज तो शत्रु राशि में बैठा है? क्या गड़बड़ कर दिया सूरज ने? कुछ नहीं, परिपक्वता दिया, हर अनाज को पकाने की शक्ति दी। सबसे बढ़िया सस्ते फल फ्रूट सब्जियां बसंत ऋतु में। फूल सबसे ज्यादा आते हैं बसंत ऋतु में।
यानी कि सृजन करने की क्षमता प्रकृति में बसंत ऋतु में। और प्रेमियों के लिए सबसे बेस्ट ऋतु बसंत ऋतु। सबसे ज्यादा शादियों के मुहूर्त बसंत ऋतु। और सूरज जी महाराज कहाँ बैठे हैं? परम शत्रु की राशि में। तो इसीलिए तो कहता हूं, हम प्रारंभिक ज्योतिष को फाइनल ज्योतिष मान के बैठ जाते हैं। अक्सर हमारे पास फोन यही बात का आता है, जी हम तो ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बस ब्रशिंग करनी है हमें। कोई नहीं कहता मुझे कि साहब हमें नहीं आता, सबको आता है। और मैं भी ऐसा आदमी हूं, आ जाओ हमारी हवेली पे, हमारा भी डायलॉग है। बेसिक आता है तो, एडवांस आता है तो, एक्सपर्ट हो तो, 5 साल से ज्योतिष कर रहे हो तो, 10 साल से कर रहे हो तो आ जाओ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जरूरत अभी बाकी है। इन्होंने सर्टिफिकेट्स गेन किए, और कोई भी दुनिया का सर्टिफिकेट आपको नॉलेज नहीं देता। ये मात्र एक कागज का टुकड़ा है, मात्र एक कागज का टुकड़ा है। सर्टिफिकेट ये जस्टिफाई नहीं करता कि आपको ज्योतिष बहुत अच्छा आता है। ये तो आजकल ऑनलाइन पोर्टल चल गए, जिसके चक्कर में वहां दिखा करके कह देते जॉब लग जाती है। अदरवाइज ज्योतिष में क्या डिग्री? सारी डिग्रियां फर्जी हैं, सारी डिग्री फर्जी है। भाई एक तो ज्योतिष की डिग्री से सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, फिर कौन देगा आप? जिसने ज्योतिष का व्यापार किया हुआ है वही तो आपको जॉब देगा। तो वो लीगल क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपके पास जब ही रुकेगा जब आप में नॉलेज हो। रिपीट जब ही करेगा जब गजब की नॉलेज होगी। छोड़ के कभी नहीं जाएगा अगर आप में ईमानदारी भी होगी इन चीजों के साथ। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हमारे पास 15 साल पुराना, 20 साल पुराना हमारे क्लाइंट आते हैं। अभी परसों एक नेताजी आए थे, वो हमारे स्टाफ को बता रहे थे कि हम सुनील जी के साथ आज से 22 साल पहले जुड़े थे, और अपना हाथ दिखाने आए थे। और वो हर साल आते हैं, अब भी आए थे टिकट के चक्कर में। तो आज तक उस आदमी के जहन में है कि ये बंदा जब जब जो जो बता रहा है, समझा रहा है, ईमानदारी से कर रहा है जो कर रहा है। ये नहीं कि साहब जो मन में आया कर दिया, हवा का रुख देखा और बोल दिया। ये नहीं, ईमानदारी रखो, मेहनत करो, हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागो। सर्टिफिकेट्स में ज्ञान नहीं लिखा, सिर्फ मन का वहम दूर करने की एक कला है, अपने आप को खुश करने की एक कला है। ज्ञान ग्रहण करो। तो मनीष जी, आपने अपने आप बना लिया कि चौथे भाव का बुध खराब होता है। मैं खराब या अच्छा कहीं नहीं बोलता, किसी भी भाव में नहीं बोलता, ना पहले भाव को बोलता ना सातवें भाव को बोलता। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इसीलिए तो पकड़ लेता हूँ। अच्छा, मेरी याददाश्त कोई अच्छी थोड़ी है। अभी 2 मिनट पहले क्या बोल के आया हूं, अगर मुझसे कह दो जी रिपीट करना, मेरे तो छक्के छूट जाएंगे। इतनी ही याददाश्त है बस। और पर मुझे पता है कि मैं, क्योंकि मेरी चीजें फिक्स है कि मैं ये बात बोल सकता हूं या ये नहीं बोल सकता हूं। और उसके लिए सच बोलना शुरू कर दो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मेरे घर में भी और आसपास भी लोग कहते हैं जी, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, यार ये बात मैंने नहीं बोली होगी। वो कहते हैं यार बड़ी याददाश्त तेज। अरे याददाश्त तो मेरी बड़ी कमजोर है, जो मैं मानता हूँ। मुझे पता है कि जो सच है वो मैंने इसको 10 दिन पहले भी यही बोला होगा, 50 दिन पहले भी यही बोला होगा। फिक्स है मामला। तो मुझे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। हमेशा गुड। ग्रह को देखो, ग्रह के साथ
अच्छा क्या जुड़ा हुआ है और बुरा क्या जुड़ा हुआ है। जब भी ग्रह किसी भाव में होता है और आप उसका विश्लेषण करते हो, तो हमेशा ये देखो इस ग्रह के इस भाव में आने से प्लस क्या हुआ और माइनस क्या हुआ। और ध्यान रखना, प्लस और माइनस दोनों आता है। आप किसी भी ग्रह को नीच बिठा लो, छठे में बिठा लो, आठवें में बिठा लो, 12वें में बिठा लो, कहीं बिठा लो, बुरी से बुरी स्थिति में बिठा लो, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा। और हर ग्रह को अच्छी से अच्छी जगह बिठा लो, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही कर रहा होगा। वो बात अलग है कि पकड़ना आपको है। लगन का गुरु, वैदिक वाले भी, लाल किताब भी, सब एक मत है कि लगन का गुरु बहुत अच्छा है। वैदिक के अनुसार ये दिग्बली है, और लाल किताब के अनुसार सिंहासन पे गुरु जी बैठे हैं। और वैदिक ज्योतिष में तो यहां तक लिखा है, कुंडली के 1000 दोष भी हों उस कुंडली में, तो लगन का गुरु सबको खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। अब देखो कितनी बड़ी उपमा है। वो तो श्रेष्ठ बैठा ही है, अन्य दोषों को भी भंग कर देता है, खत्म कर देता है। पर आपको लगता है यार ये तो सुप्रीम पोजीशन हो गई, मजा आ गया यहां तो, काश मेरा बृहस्पति भी लगन पे होता। अरे भाई फिर क्या मेरा भी लगन लगन नहीं है। फिर क्या हो जाता था, कोई गारंटी नहीं। ये सिर्फ प्रारंभिक ज्योतिष को समझाने का तरीका है। पहली बात तो जो लगन पे बैठा है, जरूरी नहीं कि वो कमजोर ना हो। जरूरी नहीं कि वो कमजोर ना हो, कमजोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये स्टडी का विषय है। और मैं मानता हूं चलो कमजोर नहीं भी है, जो जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन दिमाग में है वो सब फुलफिल कर रहा है, फिर क्या नेगेटिव नहीं देगा? फिर भी नेगेटिव देगा। क्या नेगेटिव देगा? ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम देगा ही देगा। गुरु में जितनी ईगो है और किसी में थोड़ी मिलेगी। संत महात्माओं में जितनी ईगो है और कहां मिलेगी? आम आदमी में थोड़ी मिलेगी इतनी ईगो है। आजकल कोई भी फेमस अगर कथाचार्य और धर्माचार्य हो, उसको आप जरा सा हल्का सा भी यूं करके देखो एक बार, है वो आपकी तरफ शक्ल करके भी नहीं देखेगा, वो धक्के मार के चेलों से कहेगा बाहर फेंको इसको, और इतनी दूर फेंक के आने लौट के ना आए। हैं? आप उनके अहम की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अहम है। तो जरूरी नहीं, तो वो सब देखने का विषय है। जितना विषय में आपकी गहराई होगी, उतनी डेप्थ तक आप चीजों को समझने में कामयाब होंगे। चलिए, एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब देखो आपने नाम मेंशन नहीं किया तो मुझे एक्सपर्ट सॉल्यूशन बोलना पड़ रहा है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, क्या नाम क्या आपका? सर पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी नाम लिखो। जी सर। हाँ ये फर्स्ट बताइए। टाइम आज लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो वो अभी ऐड करूंगी। कोई बात नहीं, बताइए। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि अगर लगन का जो लोड है वो 12 में चला जाए जी। और उसका हम क्या है वो क्या बोलते हैं, अंगूठी भी नहीं पहन सकते और उसका मंत्र भी नहीं कर सकते और काम भी उसी से रिलेटेड हो, तो क्या करें? पहली बात तो किसने कहा कि अंगूठी नहीं पहन सकते? ये पढ़ा कहाँ से? सर ये मतलब सिचुएशन है कि अभी वो अंगूठी मतलब पन्ना नहीं धारण कर सकती क्योंकि क्यों? उस मैं तो रीजन ही पूछ रहा हूं ना। ये पन्ना माया, है? माया माया धन। तो यूं बताओ, यूं क्यों कह रहे हो लगने इस बार में बैठा है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कौन नहीं सा नहीं सर, सूत्र से मैं पढ़ के आए। मतलब अगर आगे वाला पैसे के उससे उसको नहीं पहन सकता। तो आप प्रश्न ही गलत बोल दिया ना आपने। जी आप उसका जिक्र ही मत करो। भाई मैं ताज होटल में जाकर के 3 रातें नहीं बिता सकता, तो मैं ताज का नाम ही क्यों लूं? जी। मैंने कहा का ताज का नाम लेना है भाई? हाँ, अपन छोटे से लॉज में चले जाएंगे।
जी जी। समझो। दूसरा, मंत्र जप करने से किसने रोका? सर, मंत्र जप करके देखा लेकिन कोई उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकला। या तो मंत्र गलत है, मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो बात हो सकती है। जी। तो ये मैंने सुना भी है, कुछ यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखी थी बुध की। तो हम्म। उसमें सुना भी है कि 12वें में अगर बैठ जाए लगन का लोड, हाँ और वहां पे दो ग्रह सूर्य और बुध, सूर्य और शुक्र साथ में हो, जी। तो क्या बुध वक्री हो जाता है और अच्छा, अस्त भी हो जाता है। तो ये नियम कहाँ से सीख लिया? अगर सूर्य बुध शुक्र हो गए तो बुध वक्री हो जाएगा? सर यूट्यूब पे ही सुना था मैंने। यूट्यूब जो होता है उसका मालिक है राहु। राहु ज्ञान बहुत बढ़िया दे सकता है, पर बढ़िया की गारंटी नहीं। जी सर। मेरी हर क्लास बढ़िया थोड़ी जाएगी, किसी दिन घटिया भी जा सकती है, बढ़िया भी जा सकती है। अब वो यूट्यूब वाला बैठे कि साहब आज तो वाह कमाल एक्सीलेंट आएगा, नहीं आता भाई, कोई वो जरूरी है? तो इसका मतलब पहली बात, आपके सारे सूत्र गड़बड़ पकड़े हुए हैं और कोई बात नहीं। जी। तो फिर क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? करना क्या चाहिए? तो बिना कुंडली देखे तो पुष्पा जी मुझे समझ में नहीं आएगा। पर हाँ, लग्नेश यदि 12वां बैठा है, एक तो इंसान रिपीटेड मिस्टेक्स बार बार करता है। दूसरा, शादीशुदा जीवन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने के संकेत देता है। तीसरा, हेल्थ की सिचुएशंस भी कई बार गड़बड़ा जाती है। चौथा, व्यक्ति अनडिसाइसिव कभी भी किसी मोड़ पे हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ डाउट बहुत आते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप रतन भी धारण कर सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मंत्र जाप कब नहीं दा कर सकते? जब आपकी राशि, आपकी नाम राशि और मंत्र की राशि से 12वां बैठ जाएगा तो आप जाप नहीं कर सकते। पर ये तो देखना पड़ेगा आपकी राशि और जो वहां सर बैठा हो मेरी उसकी राशि, राशि मैच करता है कि नहीं सर करता। राशि मीन है और लगन मिथुन नहीं, है। नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास में जवाब पर्सनल देता नहीं हूँ, ठीक है क्योंकि सर। मैं अपने आप को बड़ा फंसा हुआ महसूस करता हूँ, है ना? वो जी जी चीज जी। नहीं है। हाँ, सुनीता शर्मा जी। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि लगन कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में और हम्म। शनि छठे भाव में, तो दोनों एक दूसरे को देखेगा। दूसरे भाव से शनि को देखा सूर्य, और छठे भाव से उल्टी दृष्टि से वो सूर्य को देख रहा है। जी। तो ये दोनों एक दूसरे को तो खराबी पहुंचा रहा है। हाँ, तो इस जैसे जैसे हम लोग वर्ष फल में जो ग्रह को शिफ्ट करते हैं, तो क्या लगन कुंडली में भी शिफ्ट कर सकते हैं? पहली बात तो शिफ्ट काय को करना, ये तो देखो कि अच्छा। उसकी दृष्टि की ताकत क्या है। क्या वो दृष्टि हाँ वो। 100% है? नहीं है। वहां पे दृष्टि का असर ही 25% है। हाँ, दृष्टि क्या का असर 25%। 25% चीज उसको बिगाड़ पाएगी, उस पूरे प्लेनेट को? हाँ। नहीं नहीं, शनि भी तो मजबूत है, और दोनों अपने अपने हिसाब से बहुत मजबूत है हटाना दोनों। काहे को? बेचारे की नौकरी कहाँ जाएगी अगर अच्छा। हटा दिया शनि तो? अच्छा, तो छठे इसीलिए भाव मैं पूछा। में। हाँ। जी। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है कि अगर वर्ष फल में अब हाँ ये आपका 12वें भाव में बुध आ जाता है, तो वो तो नीच का हो गया। जी। अब बुध को अगर हम दूसरे भाव में पहुंचाते हैं तो गुरु खराब हो जाएगा। पहले उसको पहचाने से पहले ये चेक करो, क्या जी 12वें में जो बुध जो आपको नीच का दिखाई दे रहा है, जी। उसको कहीं से बलाबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उसके इसमें ये नौवा जो ये बुनियाद में गुरु और राहु है, दोनों। राहु तो उसका मित्र है। वो आपने देखना है। जी, अगर तो फिर। बलाबल मिल रहा है तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। जी शिफ्ट जब तक ना करें, जी। जब तक कोई अंदेशा हेल्थ से रिलेटेड ना हो, अच्छा। या कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंसिडेंट से रिलेटेड मामला ना हो,
जी। ऐसे हेर फेर अपनी मर्जी से करने से नहीं होता। कुछ लोग, अ, ये जी। देखो, मेरा एक वीडियो था जी। ग्रह की पावर को दूसरे भाव में ले जाने वाला। जी। वो 1 लाख से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया कब का। और जो हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस थे ना, वो बेचारे धक्का खा रहे हैं कहीं भीड़ में। जी। तो मैं ये सोचने लगा, यार ये क्यों गया ऊपर, ऐसा इसमें मैंने क्या बोला। जब मैंने खुद सुना वो, तो मैंने पाया तो बड़ा सामान्य सा वीडियो है यार, पर लोगों ने, तो मेरी टीम बोले गुरुजी इसमें मन चाहे जगह वाला लोग समझे बैठे हैं। और लोगों ने इतने बेस्ट कमेंट्स लिखे उसके ऊपर, एक ने भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं लिखा। सबको लगा कि यार यूट्यूब पे यही वीडियो है जो बढ़िया है बस। क्यों? जी। क्योंकि वो इजी टास्क लगता है। ऐसा जी। नहीं है, ये सर्वथा गलत है। तो गुरु जी ने इस बुद्धि के जो बुनियाद में तो ये तो शत्रु ग्रह राहु तो उसका मित्र है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन उसका जो एक शत्रु गुरु भी बैठ गया तो फिर वो कमजोर नहीं हुआ बुद्ध। बुद्ध का शत्रु गुरु, जी। पर क्या गुरु बुद्ध को शत्रु मानता है? नहीं। आप जवाब नहीं। दो। जी नहीं। फिर काय को उसकी जड़ खो देगा बुद्ध की? अरे भाई, बुद्ध जी। मानता है गुरु को, मानता रहो। क्या गुरु ओ, मानता है उसको? नहीं गुरु नहीं मानता है। एक बेटा अपने बाप को मानता है कि मेरा बाप जो है बड़ा हानिकारक है, बड़ा तंग जी। करता है। पर क्या जरूरी गारंटी है कि बाप भी मानता हो कि मेरा बेटा बहुत बकवास है? नहीं। हो सकता हो वो बेचारे की मंशा ठीक हो, उसको कि ये सही रास्ते पे चले, इसलिए डांटता हो, लड़ता हो, झगड़ता हो। जी। समझे नहीं समझे? तो जी। यहाँ जी। टेक्निकल आंसर ये बनता है सुनीता जी, जी। कि गुरु अगर बुद्ध की बुनियाद जी। में बैठा है तो जी। बुद्ध को फायदा देता है, नुकसान नहीं। जी। क्योंकि गुरु ये। बुद्ध जी। का नुकसान नहीं करता। इसलिए जब हम्म। हम शत्रु कहते हैं तो जी। हमें समझना पड़ेगा कौन किसको शत्रु मानता है या नहीं। जी। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा हम्म। मामला। नहीं। यहाँ वही तो बुद्ध गुरुजी आपका कमजोर नहीं है, यहाँ बुद्ध आपके कमजोर क्लास नहीं में हुआ। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। यही तो है कि ये क्लास चल रहा है कि मन में कंफ्यूजन सारी निकल जाती है कि क्या है, जैसे आदमी परेशान थे और मैंने आपसे पूछे पूरा क्लियर। गुरुजी ये गुरुजी मेरा रिक्वेस्ट है कभी भी एक क्लास को बंद नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं। संडे का क्लास का। ये बात तो आप प्रार्थना करो ना, मैं क्यों प्रार्थना मैं करूं? तो भगवान से डेली प्रार्थना करती हूँ हाँ, गुरुजी बस कि तो आपका क्लास कभी बंद जब नहीं हो। जब इतने सारे लोग करेंगे तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं बंद कर दूं? कि बहुत कंफ्यूजन दूर होती है। जैसे ये बुध लेकर के मैं कंफ्यूज थी कि गुरु उसके बुनियाद में राहु तो मजबूत कर रहा है और नीचे और लेके आपने तुरंत 1 मिनट में पूरा क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। भाई इसी काम के लिए बैठे हैं, आप चिंता मत करो। हाँ, सरिता मौर्य जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे प्रणाम गुरुदेव। पूछना था कि बताइए हेलो। सरिता जी। जैसे आपने बताया था कि जो मेन उच्च का गुरु मतलब उच्च का कोई ग्रह हो तो उसकी बुनियाद नौवा मतलब 90 में देखी जाती है। जैसे लगन में। गलत गलत पकड़ लिया सरिता जी, कोई भी ग्रह हो उसकी बुनियाद 9वें में हाँ, देखी जाती है, कोई ऐसा भी बोलो। कोई भी। उच्च का मत हाँ, बोलो। कोई भी। तो जैसे लगन में अगर सूर्य बैठा है तो 90 में मंगल और शनि दोनों बैठे तो मंगल तो सूर्य के मित्र हो गए। तो वो मजबूती मतलब बुनियाद में उनकी हेल्प करेंगे। तो जी शनि शनि वहां पे बैठ के मतलब मजबूती तो नहीं देंगे, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जी। मजबूती मंगल को देनी है या शनि देव के उपाय करने हैं? पहली बात तो हमें लक्षण देखने हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उच्च पद के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको मना नहीं करना, उसको कहना है यस यू कैन डू इट। शनि अगर सूरज की बुनियाद में बैठे हों तो, अभी अभी क्या समझाया जब शुरुआत की,
कि सूरज जब शनि की राशि में होता है तो क्या क्या होता है। समझ रहे हो बात को? ये ऐसे नहीं मान लेना कि डेंट लग गया। मंगल भी वहां बलाबल देने के लिए बैठा हुआ है। आपने तो ये देखना है, क्या कोई ऐसा लक्षण प्रतीत होता है कि पिताजी के स्वास्थ्य में गड़बड़ है, अच्छा। या सरकार आपके पीछे लठ लेकर के लग गई, या अच्छा। आपका नौकर आपके पीछे लठ लेके लग गया। तो काय को शनि का उपाय करना भाई, अच्छा। है ना। वो बोला जी ये उंगली जो है ना वो छोटे वाली मेरी कुछ ज्यादा छोटी है, तो अपन हटा दे तो बढ़िया चलेगा ना। हम्म। अब कोई आदमी को लगे भाई ये छोटी वाली उंगली छोटी है, ये कोई अच्छी लग रही है हाथ में, हम्म। तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं बना। अरे भाई उसका भी अपना काम है। अगर वो वहां बैठे हुए हैं शनिदेव, तो उनका काम है वहां पर कुछ, और वो बढ़िया बैठे हैं। काहे को चिंता करनी है? चिंता तो मंगल शनि की करो, कि जो आपस में साथ बैठे मित्र हैं या शत्रु हैं, वो क्या करेंगे दोनों के दोनों, उस पर विचार करो। हाँ, वही कि वो किस तरह से मतलब उस टाइप उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो तो मंगल सूर्य जी के दोस्त हैं, मतलब वहां पे बल देंगे तो वो भाई जैसा, मतलब मंगल आपने बोला था कि भाई होता है, तो भाई की तरफ से आपको मदद मदद मिलेगी, मतलब उनसे आप आपने एक चैप्टर में क्लियर किया था कि किस ग्रह को किस तरह से देखा जाता है, वो कैसे मदद करते हैं। जी तो बिल्कुल। मुझे वही जान तो मंगल को स्ट्रांग और बनाना है या जैसे है वैसे ही रहने देना है? लक्षण भी देख लो भाई, सिंपल सी बात है। कमजोर ग्रह भी अपना लक्षण दिखाएगा और मजबूत ग्रह भी अपना लक्षण दिखाएगा। ऐसे मत शिफ्ट करो या ऐसे उपाय पे मत जुट जाओ। ठीक है। जी। हाँ स्मिता जी, जो लोग मुझसे कई बार नए नए जो होते हैं ना, जो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट को तो समझ हो जाती है। नया आदमी कहता है जी बस ये 4 उपाय लिखवाए, 5 उपाय लिखवाए। मैंने कहा रुक जा भाई, मैंने डायरी भी बना रखी है, एक डायरी खोल के 20-30 लिखवा देता हूँ तेरे को। अरे क्या अचार डालना है उनका, काम की चीज पकड़नी है हमें, उपायों की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनानी है तो बहुत बैठे हैं, यूट्यूब पर अपने लिखे जाओ। और भी ज्यादा उपाय देखने हो तो रील्स देखो, आजकल बड़े मजेदार उपाय आ रहे हैं। ऐसे उपाय ना भूतो ना भविष्यति, तो हमने कभी देखे ही नहीं है ना सुने हैं, तो लोग भेजते हैं, अरे गुरु जी देखना ये उपाय आया है। हाँ मैंने कहा मार्केट में नया नया आया है, ताजा ताजा, ताजा माल अच्छा होता है, खा के देखो। तो बताओ क्या कह सकते हैं? गेहूं जो ज्वार बाजरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हैं? किनुआ और चिया सीड्स के चक्कर में थोड़ा मस्त रहो। हाँ, तो खाम खाई के चक्करों में मत पड़ो। जी स्मिता जी। Pranam sir, every time I connect to you and I confess, पता नहीं सर ये मेरा कितना सद्भाग्य था कि मैंने आपको YouTube पे देखा। एक भी मैंने आपकी पेड लाइव नहीं करी क्लास अटेंड, लेकिन मैं आपके बहुत रिकॉर्डेड कोर्सेज भी नहीं देख पाती। और ये जो संडे क्लास होती है ना सर, सुनीता जी ने कहा, मेरा यही मन किया कि सर ऐसी गजब है आपकी विलक्षण क्षमता की, वो कहते हैं कबीर जी का वो है ना कथनी कि सार सार को गई रहे और होता दही उड़ाए, तो होते को उड़ा देते हैं। और आपकी इतनी स्पष्ट क्लैरिटी है सर कि मेरे जैसे बिगिनर को भी जो भी पकड़ा है उसे सही ढंग से इंटरप्रेट करना। सर आपको बहुत नमन। और धन्यवाद। उसी की तरह जी सर, क्या बोले? नहीं मैंने कहा हाँ धन्यवाद। सर क्या बोलूं, आपके लिए शब्द नहीं है, और ये मैं फ्लैटरी क्यों करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है मेरे लिए ना ज्योतिष जीने की कला सिखाती है। और मुझे लगता है माय गॉड व्हाट पर्ल्स ऑफ विजडम यू आर गिविंग। एंड मतलब जैसे कहाँ लोग फंसे हुए हैं इंटरप्रिटेशन, अभी तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग यात्रा, चाहे वो मेरी सुख के लिए ही मैं पढ़ती हूँ। सर उसी के तहत, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं सर, मेरे को जैसे मैं नक्षत्र ज्योतिष कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे या पेड कोर्सेज में भी किया, तो नक्षत्र बहुत विलक्षण है। आपसे भी मैंने पहले भी एक बार छोटा सा प्रश्न किया था, और निस्संदेह आप नक्षत्रों को यूज करते होंगे जब इंटरप्रिटेशन करते ही हैं, क्योंकि उसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी।
और ये भी कहना कोई परसेंटेज में कि कितना लगा, इतना डीप मुझे लगता है नक्षत्र आपकी पर्सनालिटी को इवेलुएट कर देते हैं। तो आप सर कितना जब असेसमेंट करते हैं तो हाउ मच इम्पोर्टेंस एंड तरजीह देते हैं आप नक्षत्र को, और क्योंकि वो तो और क्लिष्ट कर देता है इंटरप्रिटेशन, मतलब आप यू हैव टू बी अ जायंट टू इंटरप्रेट। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ज्योतिष में आप किस चीज का उपयोग कितना करते हैं डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आपकी भाषा में बताऊं तो दवाई का उपयोग कितनी क्वांटिटी में और कितने दिनों तक आप करेंगे डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है। मैं कहता हूं जी ये मेरे गले में एक हल्की सी खरखराहट सी आ रही है, आपने कहा अच्छा दर्द हो रहा है, नहीं जी दर्द नहीं हो रहा जी, बस थोड़ा ऐसा लगता है कुछ है हल्का सा, दर्द नहीं। आपको पता है छोटी सी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब आप उसके लिए अगर एंटीबायोटिक देंगे तो कह देंगे गुरुजी 2-3 दिन ले लो बस, हद है। अब 6 महीने का कोर्स तो चलाने से रहे। आयुर्वेद कहेंगे तो कोई ना कोई औषधि बताने, गले में चाप लो ये हो जा जी, शाम तक कल तक ठीक हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन। नक्षत्र का उपयोग सब करना जरूरी हो जाता है जब व्यक्ति का पर्सन किसी डेस्टिनेशन की डिमांड कर रहा है, अदरवाइज कोई आवश्यकता बहुत बड़ी नहीं है। वो बात अलग है, जैसे बॉडी की प्राइमरी यूनिट सेल है, ऐसे ही ज्योतिष में प्राइमरी यूनिट नक्षत्र है। जी सर। उसी यूनिट पर पूरी बिल्डिंग बनी है। जैसे सेल के बेस पर पूरा का पूरा बॉडी बना है, ऐसे ही नक्षत्र के बेस पर ही पूरी कुंडली पूरी दशाएं तैयार हो। ठीक है, पर जरूरी वही वाली बात नहीं कि जरूरी नहीं, मैं तो यही कहूंगा पर जरूरी कितना है। सर मायने जब मायने आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो बात को, आप ये कहते हो कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, उसके बाद मुझे जॉब नहीं करके मुझे अपने बिजनेस में अपनी खुद की मशीन लगानी है, वर्कशॉप लगानी है। अब ये बंदे ने पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी तक पूरा, कि मेरी गाड़ी डेस्टिनेशन तक वहां जानी है। 90% से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन डेस्टिनेशन बेस नहीं होते, डेस्टिनेशन बेस नहीं होते उनके। मैं इंजीनियर बनूंगा या नहीं बनूंगा, बस प्रश्न इतना है। नक्षत्र की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियर बनने के तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। नक्षत्र क्या करेगा, जो ग्रह उसको विद्या दे रहा है, जो उसको एजुकेशन दे रहा है, जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है उसको, वो देखो वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का चरण क्या है। अब उस नक्षत्र का नेचर क्या है, अब जिस चरण में है वो, उस चरण का नेचर अपना खुद का क्या है, जो डिसाइड करेगा डेस्टिनेशन, वो ये बता देगा कि आपको वर्कशॉप खोलोगे या नहीं खोलोगे। तो डेस्टिनेशन बेस हो गया। एक आदमी का क्वेश्चन है कि मैं शादी करना चाहता हूं बच्चे पैदा करने के लिए, अभी डेस्टिनेशन बेस है क्वेश्चन। 90% से ज्यादा ये बात नहीं पूछते। वो पहला क्वेश्चन शादी होगी या नहीं, अब इसमें नक्षत्र क्या करेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत है भी जरूरत नहीं है। अब उसने पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूं बच्चे पैदा करने के लिए, आपने देखना है कि पंचम भाव में कितना बलाबल है, पंचमेश कौन से नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के किस चरण में बैठा है, और उसका उद्देश्य क्लियर है कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, क्या होंगे या नहीं। एक बंदा कहता है मेरा बच्चा जो है क्रिकेटर बनना चाहिए, खिलाड़ी बनना चाहिए, तो मैं शादी करूं, नहीं तो ना करूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे कुंडली में,
प्रश्न है, एक व्यक्ति कहता है मेरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहिए, अगर ऐसा योग है तो मैं शादी करूं, नहीं तो ना करूं। आप कुंडली में कैसे देखोगे? वैदिक वाले भी घूम जाएंगे और लाल किताब वाले भी घूम जाएंगे। यहां पर नक्षत्र बेस का आंसर है। नक्षत्र आपको ये बता देता है कि आपको डिविजनल चार्ट्स में कितना जाना है कि नहीं जाना है। वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। एक एस्ट्रोलॉजर अपने अनुभव से डिसाइड करता है कि उसमें कुंडली की किन किन चीजों का उपयोग करना है, किसका नहीं करना है। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच सर।